बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी साहित्य सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे आदिकाल की परिस्थितियों का। आदिकाल की परिस्थितियाँ पढ़ने के बाद में अब अपन अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के जो आदिकाल था उसकी कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी हिंदी साहित्य के जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के संदर्भ में ही इन प्रवृत्तियों को या इन विशेषताओं को देखना चाहिए, क्योंकि अपन पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है जनता की चित्तवृत्ति का, यानी ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही थी, प्रत्येक देश का जो साहित्य है और जनता की जो चित्तवृत्ति है उन दोनों का तालमेल इसमें देखने को मिलता है। यानी जैसे जैसे आपकी जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। तो यानी जो आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों में जैसे जैसे बदलाव आया वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी हल्का फुल्का यानी बदलाव आया था। और साहित्य को अपन जब समाज का दर्पण कहते हैं तो समाज की जो परिस्थितियाँ हैं उनका प्रभाव भी तत्कालीन जो साहित्य है उसके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। अब आदिकाल का जो साहित्य है, आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्ति को तत्कालीन परिस्थिति के संदर्भ में ही देखना उचित होगा। और एक इसमें जो चीज़ है, इस काल में राष्ट्र ग्रंथों की प्रधानता थी, इनके रचित आचार्य कवि थे और इन राष्ट्र ग्रंथों में जो वीरता की प्रवृत्ति थी इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया था वीर गाथा का। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस नामकरण के ऊपर थोड़ी आपत्ति की और उन्होंने इस काल को एक नाम दिया था, वो था आदिकाल, जिसके बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं। तो ये जो राष्ट्र ग्रंथ है, इन ग्रंथों की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन प्रवृत्तियों को अपन आदिकाल की प्रवृत्तियों के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन इन राष्ट्र ग्रंथों के अलावा इस काल में जैन साहित्य भी लिखा गया था और ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, लेकिन प्रधानता इस काल में केवल राष्ट्र ग्रंथों को ही ज़्यादा थी। तो इन राष्ट्र ग्रंथों की जो विशेषताएं या जो प्रवृत्तियाँ हैं इनको अपन आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियों के संदर्भ में अपन देख सकते हैं। तो आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल के जो ग्रंथ हैं उनमें ऐतिहासिकता का नितांत अभाव देखने को मिलता है। इन ग्रंथों में तथ्य कम है और कल्पना का अधिक प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। जब अपन इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं तो इन इतिहास ग्रंथों में तो क्या है, ऐतिहासिकता की रक्षा की जाती है, लेकिन इन राष्ट्र ग्रंथों में कहीं पर भी ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई। जब अपन किसी प्रकार की कोई घटना है या तिथि है या नामावली है, इनका जब अपन राष्ट्र ग्रंथ और तत्कालीन जो इतिहास ग्रंथ है उन दोनों में जब अध्ययन करते हैं या दोनों की तुलना करते हैं तो पाते हैं इन दोनों में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। राष्ट्र ग्रंथों के जो रचयिता थे, जो चारण थे, और इनकी एक जो विशेषता थी, जो अपने आश्रयदाता था उसका अत्युक्तिपूर्ण वर्णन, अतिशयोक्ति नहीं अत्युक्तिपूर्ण वर्णन, ये इनकी मजबूरी में दी जाती है। इस प्रकार का बड़ा चढ़ाकर वर्णन पेश नहीं करते, इनको मतलब दरबार से बाहर भी लिखा दिया जाता था। तो ये चीज जो आती थी, इन्होंने क्या किसी घटना या किसी तिथि या नामावली के इस प्रकार का वर्णन कर दिया जो इतिहास से मेल भी नहीं खाती, यानी बड़ा चढ़ाकर पेश करने की जो एक प्रवृत्ति थी। तो ये इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, ऐतिहासिक काल इसमें अभाव देखने को मिलता है। यानी इतिहास सम्मतवाद या इतिहास के जो ग्रंथ हैं उनमें जो कुछ लिखा है उनसे तुलना करते हैं, इसमें राजनीति का अंतर देखने को मिलता है। तो पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता युद्ध वर्णन में सजीवता। दूसरी जो इसकी विशेषता मानी जाती है युद्ध वर्णन में सजीवता।
यानी आपके आदिकाल के जो ग्रंथ हैं उनमें युद्ध वर्णन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रासोगण थे इनके रचयिता चारण थे और ये चारण कवि के साथ तलवार के भी जुड़े थे। यानी ये जो चारण कवि है साहित्य लिखने के साथ साथ में कलम चलाने के साथ साथ में अपने आश्रयदाता के साथ में मैदान में भी या रण क्षेत्र में भी जाते थे और जब जरूरत पड़ती तो तलवार से भी अपने हाथ खोलने में इनको महारत हासिल थी। तो इनका जो युद्ध वर्णन है बड़ा सजीव वर्णन या बड़ी सजीवता इसमें देखने को मिलती है क्योंकि इन्होंने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। और उसमें वीर हृदय के जो विश्वास है, जो उसकी उमंगें हैं, जो उसकी उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन सब का वर्णन बड़ा ही जीवन और सजीव इन्होंने वर्णन किया है क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में खुद भी जाते थे। तो इस प्रकार से युद्ध वर्णन में बड़ी सजीवता देखने को मिलती है। यदि रासो ग्रंथों में भी या युद्ध अधिकार का जो प्रतिनिधि ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, उसका युद्ध वर्णन बड़ा सजीव बन पड़ा है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है यो एक प्रकार से इसका प्रधान ग्रंथ है और इसके रचयिता वो चंद बरदाई थे। तो उन्होंने जो युद्ध वर्णन किया है बड़ा ही जीवन और बड़ा ही सजीव दिखाई देता है क्योंकि ये लोग आपके युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे। और आपके रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के अनुसार यदि देखा जाए तो एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो आपके इन वीरों को एक प्रकार से युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। तो उस वर्ग की पूर्ति करने वाले आपके कवि थे चारण, ये इसमें सक्षम थे। तो ये दूसरी जो विशेषता इस काल की थी तो युद्ध वर्णन में सजीवता और इसकी जो तीसरी एक विशेषता और हम देखते हैं प्रामाणिकता। यानी इस काल के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी प्रामाणिकता के ऊपर थोड़ा संदेह है। यानी इस काल में जो भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं उसकी या यूं के इस काल का जो प्रतिनिधि ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी, इनमें प्रामाणिकता कहीं पर भी कुछ विद्वान उसको प्रामाणिक, कुछ विद्वान उसको अप्रमाणिक या कुछ प्रामाणिक मानते हैं। लेकिन इस काल के जितने भी ग्रंथ चाहे कुमार रासो हो, कृष्णदेव रासो हो, इन ग्रंथों में कहीं पर भी प्रामाणिकता देखने को नहीं मिलती है। जो इस काल का प्रतिनिधि ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी था कि मतलब ये ग्रंथ इसके बारे में और कुछ भी नहीं कह सकते, ये मतलब पूरा का पूरा ग्रंथ है वो जाली है। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों की जो प्रामाणिकता है वो भी संदिग्ध मानी जाती है। तीसरी विशेषता पर चौथी विशेषता पर देख रहे हैं वीर और श्रृंगार रस। यानी जब अपन आजकल की परिस्थितियां पढ़ते हैं तो उस समय आपके जो चारण कवि थे ये अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे और अपने जो चरित्र नायक थे उसको बड़ा चढ़ा करके पेश करना इनका एक प्रकार का काम था। तो इसके अनुसार और उस समय सुंदर राजकुमारी को लेकर के भी युद्ध किए जाते थे या शौर्य प्रदर्शन के लिए भी युद्ध किए जाते थे। तो इन सब के लिए कौन सा रस उपयुक्त रहता है, यानी वीर रस, यानी वीरता की जो प्रवृत्ति थी इसके अनुसार वीरता की प्रवृत्ति, वीरता की प्रवृत्ति के आधार पर इस काल में या इस काल की जो रचनाएं उनमें वीर रस प्रमुख बन पड़ा था।
यानी वीर रस की रचनाएं, और दूसरी इसमें किसी सुंदर राजकुमारी को लेकर के भी युद्ध किए जाते थे। और नायिका का नग जो सिख है उसका वर्णन भी इस काल में करने की जो प्रवृत्ति थी, यानी अपन इसका जो नामकरण देखते हैं ना आदिकाल, ये आदिकाल की जो या युग है आपके भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, आधुनिक इन तीनों कालों की जो प्रवृत्तियाँ थी उनके आदि बीज इस काल में पड़ गए थे। इसलिए इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाचंद्र शुक्ल रसाल ने आदिकाल किया था। तो मतलब ये जो श्रृंगार की जो प्रवृत्ति थी इनके भी आदि बीज, वीरता की जो प्रवृत्ति थी इसके भी आदि बीज इस काल में पड़ चुके थे। तो अपन जो श्रृंगार इस काल में ये रस भी प्रमुख था। श्रृंगार रस की भी इस काल में प्रधानता थी। प्रधानता किस प्रकार की, ये इसमें और दूसरी चीज थी वो मतलब आपके नारी के भामिनी रूप के कामिनी रूप इसके ऊपर इनकी दृष्टि ज्यादा थी। तो इस प्रकार नायिका के नक्शे का वर्णन है या उसके सौंदर्य का वर्णन है ये इस काल में विशेष रूप से, और इसमें जो युद्ध भी लड़े जाते थे सुंदर राजकुमारी को लेकर के युद्ध किए जाते थे। को लेकर भी युद्ध किए जाते। तो इस प्रकार इनके अनुसार इस काल में वीर और श्रृंगार रस ही प्रमुख बन पड़ते हैं। तो ये आज आदिकाल की 3-4 प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया। अगले अध्याय में अपन इस आदिकाल की जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे आशदासा उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इस प्रकार इसका जो गद्य शिल्प है इसकी शैलियाँ हैं जो विविध जो आपकी शैलियाँ उनके बारे में ये अध्ययन अपन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।